बिहार पुलिस 2025 के लिए जो मैं सेट बना रहा हूँ उसमें आज प्राचीन भारत का सेट है। मे बी है तो इसमें 20 क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो देर न करते मैं इसको शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न कहता है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, मानव इतिहास के अध्ययन के लिए 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया, आदि ऐतिहासिक काल। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब जो आता है वो आता है आदि ऐतिहासिक काल में। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और लिखित साक्ष्य पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य उसको मिला करके देखा भी गया है, तो उस काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन जो है जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, याद रखिएगा। और जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है वो है आदि ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य उसको मिला करके उसका अध्ययन किया गया है, वो है ऐतिहासिक काल। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि सबसे प्राचीन औजार क्या मिला है। देखिए, पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में सबसे प्राचीन औजार मिला है वो है कुल्हाड़ी। ठीक है, वो है कुल्हाड़ी। और मिला कहाँ से है, तो मद्रास में एक जगह है, मद्रास में एक जगह है उसका नाम है पल्लवरम, और एक जगह और मद्रास में उसका नाम है अतिरम पक्कम। याद रखिए कि 1863 ईस्वी में भारत में एक ब्रिटिश जो है ना अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के जो है पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त की, हैंड एक्स प्राप्त किया, जो प्राचीन औजार है। और उन्हीं के एक मित्र थे विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से ही एक और औजार की प्राप्ति करी, और जिसमें पहला औजार था वो मिला था कहाँ से, तो मद्रास के पल्लवरम से, और दूसरा मिला था अतिरम पक्कम से। देखिए, दोनों औजार प्राचीन कालीन ही थे, और ये भारत के नहीं, ये पूरे एशिया के प्राचीनतम औजार थे। और प्राचीनतम औजार क्या थे, वो था कुल्हाड़ी। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक मानव अपने भोजन के उत्पादन के लिए क्या कहे जाते थे। प्रारंभिक मानव जो अपना भोजन का उत्पादन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, वो किस श्रेणी में आते थे, खाद्य उत्पादन की श्रेणी में कि खाद्य संग्राहक की श्रेणी में। तो याद रखिए कि प्राचीन कालीन मानव जो हैं वो भोजन उत्पादन के लिए जाने जाते थे, किसके लिए, तो खाद्य संग्राहक के लिए। खाद्य उत्पादक नहीं थे, खाद्य संग्रहण करते थे। यानी कि फल तोड़ना, फूल तोड़ लेके लाना, शिकार करना, ये सब आता है खाद्य संग्रहण की श्रेणी में, खाद्य का जमा करके उपयोग करने की श्रेणी में। खाद्य उत्पादन की श्रेणी में मानव आएगा कब, तो नवपाषाण काल में, जब खेती की शुरुआत हो जाएगी और मानव खेती करना शुरू कर देगा, अनाज उत्पादन करना शुरू करेगा, तब मानव आ जाएगा खाद्य उत्पादक की श्रेणी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न आगे कहता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है। देखिए, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से माना जाता है, लेकिन जब खेती में पशु का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्यपाषाण काल से, और खेती में पशु का उपयोग नवपाषाण काल से। आपको याद रखना है कि मध्यपाषाण काल में 2 जगह मिला है, एक है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, और एक है बागौर जो राजस्थान में है। दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राचीन काल में मिलते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम खाद्य उत्पादन किस काल में हुआ। भोजन का उत्पादन सबसे पहले किस काल में हुआ है, तो ये हुआ है नवपाषाण काल में। किस काल में, नवपाषाण काल में। और सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला मानव के द्वारा कौन सा फसल है, वो है जौ। और सबसे पहला कौन सा फसल है जो यहाँ पे उत्पादन हुआ है हमारे क्षेत्रों में, खास करके यूपी में एक जगह है उसका नाम है लहुरा देव। तो लहुरा देव में मानव के द्वारा चावल के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व है। कृषि के जो साक्ष्य है वो इसके पहले माने जाते थे कहाँ पर, मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहाँ पे कृषि के साक्ष्य माने जाते थे 7000 ईस्वी पूर्व में कि हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब मेहरगढ़ को न मान करके अब जो नए लेटेस्ट जो खोज हुए हैं
वो है हमारे कौन, यूपी के लहुरादेव, जो संत कबीर नगर जिले में है। इसकी जो है हमें डेट मिली है कब से कब तक, तो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में यहाँ पे मानव के द्वारा चावल का उपयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। कहता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, वहाँ से मिला है मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। और यहाँ पे एक ही कब्र में 3 मानवों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, 2 मानवों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह और जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है गुफा करल, वहाँ से भी आपको 2 से 3 मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, गुफा करल से भी और बुर्जहोम से भी। बुर्जहोम से गर्त आवास भी मिला है, मतलब गर्त आवास भी बुर्जहोम से मिला है। आगे कहता है कि आग का आविष्कार कब हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है, तो आग का आविष्कार हुआ है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। लेकिन मानव इसका उपयोग किया है नवपाषाण काल में, भूलना नहीं है। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ है, लेकिन मानवों के द्वारा आग का उपयोग किया गया है नवपाषाण काल में, ठीक है। आगे कहता है कि धातु का पहला प्रयोग कब हुआ। धातु का पहला प्रयोग मानव के द्वारा कब किया गया, तो धातु का पहला प्रयोग हुआ है नवपाषाण काल में। और वो पहला धातु क्या था, तो तांबा था। बाद में और भी धातु आए, टीन आ गए, और तांबा टीन मिला करके कांसे बनाए गए। और पहला मिक्स धातु कांसा था, जो हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया जाता था। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सोहन घाटी कहाँ स्थित है। सोहन घाटी बहुत बार पूछता है। सोहन घाटी पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से हमें चॉपर मिला है। चॉपर का मतलब क्या होता है, चॉपर का मतलब होता है कि वैसा औजार जिसके दोनों तरफ धार हो, दैट इज कॉल्ड चॉपर। इसको कहते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। तो सोहन घाटी से हमें चॉपर मिला है। सोहन घाटी पाकिस्तान में है वर्तमान में, और सोहन नदी के किनारे ये वस्तुएं मिली, इसके कारण इसको सोहन घाटी कहा गया है। उसी प्रकार से बेलन घाटी गंगा नदी के किनारे है, तो बेलन घाटी गंगा नदी के किनारे, और सोहन घाटी कहाँ, तो पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे। अगला प्रश्न कहता है कि प्रागैतिहासिक चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है। जो प्राचीन काल में एक जो चित्र शैली के लिए गुफा प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसकी खोज जो है ना 1957 ईस्वी में किया गया था BS बाकनकर के द्वारा, जो है याद रखिएगा कि प्राचीन कालीन गुफा चित्र जो हमें मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, इसकी खोज 1957 ईस्वी में BS बाकनकर के द्वारा किया गया। तो ये याद रखना है। एक अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भीमबेटका की गुफा में किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, उसमें किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पे व्यस्त जीवन के चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पे व्यावहारिक जीवन के चित्र बनाए गए हैं। और इस चित्र में 2 प्रकार के कलर का प्रयोग किया गया है, एक है हरे रंग और दूसरा है गहरे लाल रंग का प्रयोग। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, तो हरे रंग और गहरे लाल रंग का प्रयोग। अगला प्रश्न कहता है कि पूरा पाषाण काल किस युग में था। पूरा पाषाण काल किस युग में था, तो ये था प्लेस्टोसिन युग में, हिम युग में था, क्योंकि पूरा पाषाण काल में लगभग 70% जो धरती है वो बर्फ़ से ढका हुआ था। तो ये याद रखना आपको। अगर था कि सबसे बड़ा काल किस पूरा पाषाण काल का है, किस पाषाण युग का है। सबसे बड़ा काल जो है किस पाषाण युग का है, तो ये है पूरा पाषाण युग का, जो 5 लाख साल से 10,000 साल ईस्वी पूर्व तक है। यानी कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल आ जाता है। तो सबसे बड़ा जो काल है वो पूरा पाषाण काल का है, याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि सभ्यता का विकास में विकासवादी सिद्धांत के जनक कौन है। जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, एक है विकासवादी सिद्धांत और एक है विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत कहता है कि कोई भी सभ्यता का विकास जो है वो बर्बर अवस्था से, निकृष्ट अवस्था से एकदम शुरू से, है ना, उसका विकास हुआ है और वो जो है एक विकसित सभ्यता बना है।
तो इसके संस्थापक हैं ल्यूस मॉर्गन। ल्यूस मॉर्गन 1877 ईस्वी में इस प्रकार के सिद्धांत दिया था विकासवादी सिद्धांत का। ठीक है, अगला का प्रश्न कहता है कि मानव के आदि पूर्वज कौन है? मानव के आदि पूर्वज कौन है? देखिए, मानव के आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को, लेकिन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो है वो उसके पहले जो पूर्वज हैं, कपी के पूर्वज, वो हैं रामापिथिकस। ठीक है, तो कपी के पूर्वज रामापिथिकस, रामापिथिकस से एक ग्रुप जो है वो बन के आ गया है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, और मानव के पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। वर्तमान मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। मैं आपको एक कालक्रम बताऊं तो सबसे पहले रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, और उसके बाद क्रॉस मैग्नन, उसके बाद होमोसेपियंस। तो वर्तमान मानव होमोसेपियंस है। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आप एक बार सुन करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि चीज़ें काम की है तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को काम में आ जाए। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियो बना करके डालता रहूँगा।